गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। चलिए, आप लोग अवेलेबल हैं। जो इनकन्वीनियंस हुआ उसके पीछे रीजन वही नेटवर्क इश्यू था, और ये टाइम यूनिवर्सिटी में रहने का होता है। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी सर। हाँ, यूनिवर्सिटी में रहने का होता है, और यूनिवर्सिटी में जाके देखा कि नेटवर्क कैसा भी नहीं था, और फिर मुझे लगा कि चलिए घर से लेते हैं क्लास जाके। तो इस वजह से ट्रैवलिंग टाइम की वजह से डिले हुआ। कुछ लोग थे सुबह के लेक्चर में, एक लेक्चर का लिंक मैंने शेयर किया था। पर्टिकुलरली जो लोग ऑपरेशन रिसर्च में काम करना चाहते हैं उनके लिए ये बेनिफिशियरी होगा, या अदरवाइज भी आप किसी और एरिया में काम करना चाह रहे हैं तो कैसे जो वर्ल्ड क्लास रिसर्चर हैं वो क्या काम कर रहे हैं, किस तरह का काम होता है, और कल आपको भी करने हैं बहुत सारे। तो वो एक ऑप्शन है। नॉर्मली ये कॉस्ट और रजिस्ट्रेशन पे करना होता है इन सारे उसके लिए। तो समझा करें, आप सारे लोग रिसर्च की दुनिया में एंटर कर ही रहे हैं तो सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, सीनियर प्रोफेसर्स के प्रेजेंटेशंस, ये सब चीजें आपको देखनी चाहिए। चलिए, कल वाला टॉपिक मैंने फाइल्स कुछ शेयर की थी आप लोगों को, फिर से मुझे इश्यू वही आ रहा होगा सुनील जी कि वो पीडीएफ नहीं शेयर हुई होगी ना? सर ये आपके ब्राउजर में ओपन हो रही है, तो आप ब्राउजर वाली विंडो ओपन शेयर कर दो सर, तो सारी पीडीएफ्स उसी में आ जाएंगी सर, टैब वाइज आ जाएंगी सब। अच्छा, ये ब्राउजर में ओपन हो रही है ये वाली जो मैंने खोली? हाँ जी हाँ जी, ये सर आई थिंक ब्राउजर में ही ओपन हो रही थी कल सर। हाँ हाँ, तो अभी ये विजिबल है? नहीं सर, अभी तो विजिबल नहीं है सर। एक सेकंड, है तो ओपन तो ब्राउजर में ही है। चलिए, लेट मी ट्राई अगेन। दूसरे लैपटॉप पे तो फाइल को ओपन अगर कर लें तो वो फिर उधर भी ओपन हो जाती है, मतलब अगर पीडीएफ में ओपन कर लें। वो सर इसमें मतलब बाय डिफॉल्ट ब्राउजर ही लगा हुआ होगा सर। ब्राउजर, ये शायद विजिबल है ना? हाँ जी, ये सर सारी की सारी पीडीएफ सर इसी ब्राउजर में खुली हुई है। आप अलग अलग टैब पे जाएंगे तो सर अलग अलग पीडीएफ शो होने लगेगी। ठीक है, ठीक है।
चलिए, ये फाइल शायद शेयर की कर पाए थे उस दिन या नहीं, किसी कुछ पीडीएफ मैंने शेयर किए थे आपसे, तो ये फाइल शायद उसमें होगा और क्वेश्चन वहीं से आएगा, उसके नोट्स बनाने के लिए ये फाइल आपको हेल्प करेगी। डिस्कशन हम कर चुके थे ऑलरेडी, वेयर टू अप्रोच फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड्स। सो फर्स्ट वन इज यूजीसी, और as we know that University Grant Commission इज यूजीसी, और जैसे नाम ही सजेस्ट करता है कि वो ग्रांट रिलीज करती है डिफरेंट टाइप के लिए, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, और उसमें रिसर्च ग्रांट भी होती है, और रिसर्च ग्रांट इन द फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप्स, जीआरएफ, एसआरएफ, रिसर्च एसोसिएटशिप एंड मेजर एंड माइनर प्रोजेक्ट्स। आप लोगों के इंटरेस्ट का यहाँ पे केवल इतना है कि अगर किसी सुपरवाइजर के पास कोई मेजर प्रोजेक्ट है तो वो लोग जो नेट पास हैं और स्कॉलरशिप नहीं है, तो वो उस मेजर प्रोजेक्ट में एज ए प्रोजेक्ट फेलो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ जो इश्यू होगा वो ये होगा कि प्रोजेक्ट जो अप्रूव है, सुपरवाइजर का जो प्रोजेक्ट अप्रूव है, आपको उसी पे काम करना होगा। आपकी सिनॉप्सिस अगर प्रोजेक्ट के अकॉर्डेंस में बनी है तो वो काम आपके रिसर्च में यूज हो जाएगा, अदरवाइज रिसर्च में यूज नहीं होगा। तो आप ये ध्यान रखें कि किसी प्रोजेक्ट में अगर किसी को ज्वाइन करते हैं तो अभी आप लोगों की सिनॉप्सिस नहीं बनी है तो आपकी सिनॉप्सिस उसी टॉपिक के सराउंडिंग में हो। और मेजर एंड माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव हर जगह वही होगा, टू प्रमोट एक्सीलेंस इन रिसर्च, टू find some new thing, new technology, new source, new results, higher education by supporting research program to universities and college teachers, and major and minor project is strictly limited for approved teachers, and ये मेंशन किया कि ट्रेडिशनली यूनिवर्सिटी हैज बीन द सेंटर ऑफ रिसर्च, तो वो सारी चीजें मेंशन की। एंड देयर आफ्टर एड्रेस ऑफ द यूजीसी, कहाँ अप्लाई करना, उनकी वेबसाइट पे फर्दर डिटेल्स इसकी अवेलेबल है। देन ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, मैथमेटिकल साइंसेस को ये भी फंड करती है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन गवर्न होते हैं यूजीसी से, वहाँ केवल यूजीसी से प्रोजेक्ट आप ले सकते हैं, और जो एआईसीटी से, पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग कॉलेजेस एआईसीटी से गवर्न होते हैं, तो जो इंस्टीट्यूशन एआईसीटी से गवर्न है, वहीं पे आप अगर काम करते हैं कोई किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो वहीं उसकी ग्रांट या उसके लिए अप्लाई कर सकता है। वहाँ पे कई तरह के रिसर्च ग्रांट है, रिसर्च एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट स्कीम, मॉडर्नाइजेशन, इंस्टीट्यूशन को मॉडर्न करने के लिए लैब, लेबोरेटरीज, इसके लिए ग्रांट होती है। रिसर्च प्रमोशन स्कीम, तेजी से भागने लगा, हाँ, रिसर्च प्रमोशन स्कीम, ये पेन किसने चला दिया भाई इसमें, वैशाली। टू क्रिएट रिसर्च एम्बियंस बाय प्रमोटिंग रिसर्च इन टेक्निकल डिसिप्लिन। सो AICT particularly is for technical research and technical scheme, and industry institute interaction scheme is also there for AICT। तो आपको टाइप पता होना चाहिए। अगर हमारे सिलेबस में इसका रेलेवेंस है फिजिकल साइंसेस की वजह से, और फिजिकल साइंसेस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस ये आता है, इन सब को भी ये फंड करती है AICT फॉर द रिसर्च। और इसने लिखा है एरिया ऑफ रिसर्च सपोर्ट इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, क्योंकि मैथमेटिकल टूल्स आर अप्लाइड एवरीवेयर, सो मैथमेटिक्स इज also an integral part of technical education. Thereafter, Council of Scientific and Industrial Research, CSIR, और CSIR सबसे पहले हमें बताया रिसर्चर्स को वो जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सीनियर रिसर्च फेलोशिप प्रोवाइड करती है। इसके अलावा फर्दर साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च को प्रोजेक्ट भी फंड करती है CSIR। और there are several schemes which are mentioned here: sponsors scheme, emeritus scientist scheme, and several fellowships and associateship as well as awards are there. So like Shama Prasad Mukherjee Fellowship, Senior Research Associate, Recognition of Excellence, CSIR Young Scientist Award,
और शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, ये सब साइंटिफिक कम्युनिटी और साइंस और इंडस्ट्री की रिसर्च को प्रमोट करने के लिए एसोसिएटशिप, फेलोशिप और कुछ अवार्ड्स भी CSIR प्रोवाइड करती है। इसके अलावा CSIR के और क्या फंक्शन है, 5th पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि यूथ लीडरशिप इन साइंस, डायमंड जुबली रिसर्च इंट्रम्स अवार्ड स्कीम, विजिटिंग एसोसिएटशिप स्कीम और ट्रैवल ग्रांट। Also, UGC and CSIR also provide travel grant for permanent teachers. अगर किसी को USA में, जापान में, किसी भी कंट्री में कोई पेपर उसका सेमिनार में एक्सेप्ट हुआ, उसे प्रेजेंट करना है, तो उसका एयर ट्रैवल प्लस ऑलमोस्ट $100 पर डे के हिसाब से डेली एक्सपेंसेस और रजिस्ट्रेशन चार्जेस पूरा ये CSIR और UGC एज ए ट्रैवल ग्रांट भी अप्लाई करती है। Then comes DRDO, और DRDO भी several kind of research project we can have from DRDO. Again, it's सुपरवाइजर के पार्ट पे है। जो परमानेंट टीचर्स हैं वो DRDO की डिफरेंट स्कीम्स हैं, वहां से वो प्रोजेक्ट्स को ले सकते हैं और उन प्रोजेक्ट्स में आप प्रोजेक्ट फेलो हो सकते हैं। लाइक वाइज डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इवन केमिस्ट्री के लोग भी, स्टैट्स के लोग भी, टीचर्स इन डिपार्टमेंट में डायरेक्ट प्रोजेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और ये सारी बॉडी, चाहे UGC हो, चाहे CSIR हो, चाहे DRDO हो, चाहे AICT हो एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये सब सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी फंड रिलीज करते हैं। सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, यंग साइंटिस्ट अवार्ड अप टू द एज ऑफ 35 years और सेवरल काइंड ऑफ फेलोशिप, और ये सब स्कीम्स हैं, ये भी पता आपको होना चाहिए। ये बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ से भी आप डिफरेंट बेसिक रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ले सकते हैं। इसके स्पेसिफिक एरिया ऑफ रिसर्च सपोर्ट भी गिवन है। इसमें कोई अप्लाइड टाइप का एरिया अगर दिखता है कहीं तो उसके लिए हम एप्लीकेबल हो सकते हैं। फर्दर डिटेल वेबसाइट से मिल जाएंगी। लाइक वाइज डिपार्टमेंट ऑफ कोल, ये पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिफरेंट स्कीम्स हैं। ओशियन डेवलपमेंट, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ कोल में आप देख रहे हैं जो इस स्लाइड के ऊपर 3rd पॉइंट है, एरिया ऑफ रिसर्च सपोर्ट, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी एंड सेफ्टी। तो ऑपरेशन रिसर्च के प्रोजेक्ट यहाँ से मिल सकते हैं। प्रोजेक्ट के पर्टिकुलर फॉर्मेट होते हैं, उस फॉर्मेट में आप प्रोजेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अगेन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बेसिकली मेन डिपार्टमेंट तो DST है। ये सब DST के डिफरेंट पार्ट हैं और इनकी डिफरेंट स्कीम्स हैं जो फिजिकल साइंसेस में भी प्रोवाइड करती हैं, particularly Science and Engineering Research Council (SERC) and Science and Engineering Research Board and Science and Society Program, इस तरह के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सब ऐसे हैं जिसमें मैथमेटिकल साइंसेस और फिजिकल साइंसेस के स्टूडेंट्स या टीचर्स किसी प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये भी पॉसिबल होता है कई बार कि आपको स्कॉलरशिप नहीं है और आप अपने सुपरवाइजर के साथ एक ऐसा रिसर्च प्रपोजल बना सकते हैं। एक फॉर्मेट होता है सिनॉप्सिस के जैसा ही, मैं शेयर करूंगा अभी उसमें, और सुपरवाइजर को मोटिवेट करके अप्लाई कर सकते हैं और उसमें 1 या 2 रिसर्च फेलो की स्कॉलरशिप उतनी होती है जितनी JRF स्टूडेंट्स की होती है। तो सुपरवाइजर का वो प्रोजेक्ट अगर क्लियर हो जाए, कई बार ऐसा भी हुआ है कि उनके पास ग्रांट ज्यादा होती है और प्रोजेक्ट कम अप्लाई किए जाते हैं। तो प्रोजेक्ट मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। तो कई बार वो स्टूडेंट्स जो अच्छी रिसर्च करना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम भी चाहते हैं थोड़ा सा, तो वो अपनी सिनॉप्सिस के साथ साथ सिनॉप्सिस जैसा ही फॉर्मेट होता है प्रोजेक्ट का, उस प्रोजेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं और जिसमें फिर उन्हें एज ए प्रोजेक्ट फेलो स्कॉलरशिप मिलेगी। Indian Council of Medical Research, particularly for medical sciences, meteorological department,
ये सब हमारे से कंसर्न नहीं है। हाँ, इसरो में हो सकता है, स्पेस रिसर्च में। एरिया ऑफ रिसर्च सपोर्ट पॉइंट नंबर 3 देख सकते हैं आप, स्पेस साइंस एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट इसमें हो सकता है। कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बेसिकली ऊपर वाला पार्ट ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फूड प्रोसेसिंग, ये तो पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपोर्ट है। इस फाइल को मैं शेयर करूंगा, इसकी हेल्प से आप लोग नोट्स बना सकते हैं। इवन उसमें तो केवल नेशनल का रहा हमारे सिलेबस में, इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज भी हैं, जैसे इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ साइंस, स्वीडन में इसका हेडक्वार्टर है। बहुत अच्छा किसी ने कोई प्रोजेक्ट बना। इससे ऊपर भी ये पॉइंट नंबर 23 इंसा, पॉइंट नंबर 21 साइंस एंड टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट, इसे भी देखिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन भी प्रोवाइड कर दी है, मैथमेटिकल एजुकेशन के ऊपर कई स्कीम्स है उनकी, और ट्यूटोरियल्स बनाने के लिए कई लोगों को मिले हैं, मुझे पता है। इंटरनेशनल में ये स्वीडन वाली एजेंसी ये फंड करती है। थर्ड वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेस, इटली में इसका हेडक्वार्टर है, ये फंड करती है। थर्ड वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस, ये फंड करती है। तो इस तरह से डिफरेंट फंडिंग एजेंसीज हैं। एक नोट्स बनाने की आपको इसमें जरूरत होगी कि जिसकी हेल्प से काम कर सकें। चलिए मैं आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ, फॉर्मेट ऑफ ए रिसर्च प्रोजेक्ट। देखिए, this is the format for submission of research proposal for major research project. फाइल विजिबल है ना सबको? मैं भी चला रहा हूँ पैरेलल, तो विजिबल है ना? तो ये यूजीसी का फॉर्मेट है, और किसी नेट्स पे अवेलेबल था ये फॉर्मेट, तो मैंने लिया है। ब्रॉड सब्जेक्ट एरिया बुद्धिस्ट स्टडी है, हमारा मैथमेटिक्स होगा। फिर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, जैसे मैथमेटिक्स में भी ऑपरेशन रिसर्च या इन्वेंट्री थ्योरी या जो भी आपका स्पेशलाइजेशन एरिया है वो लिखेंगे। ड्यूरेशन, उनके ड्यूरेशन फिक्स है, प्रोजेक्ट फॉर 3 ईयर 5 इयर्स, इस तरह से है मेजर माइनर प्रोजेक्ट के। तो 3 to 5 इयर्स की लेंथ होती है, तो जितने टाइम के लिए आपने प्लान किया। एंड हु विल बी द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, क्योंकि प्रोजेक्ट कैन बी टेकन ज्वाइंटली ऑल्सो, तो इंडिविजुअली भी कोई ले सकता है और कई लोग भी उसमें मिलके ले सकते हैं। तो जैसे इसमें प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, जो मेन इन्वेस्टिगेटर है वो होगा, और दूसरे टीचर्स भी हो सकते हैं। उसकी फर्दर डिटेल, कैटेगरी, डेजिग्नेशन, एड्रेस एंड देयर आर प्रोविजन फॉर को इन्वेस्टिगेटर्स ऑल्सो। तो को इन्वेस्टिगेटर भी टीचर्स ही होंगे, किसी उस डिपार्टमेंट के भी हो सकते हैं, किसी और डिपार्टमेंट के भी हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि सेम कॉलेज, सेम यूनिवर्सिटी या सेम इंस्टीट्यूशन के को सुपरवाइजर, को इन्वेस्टिगेटर्स हों। वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के हो सकते हैं, और डिफरेंट सब्जेक्ट के भी हो सकते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी भी हो सकते हैं। जैसे ऑपरेशन रिसर्च है, तो मैथ्स और स्टैट के लोग भी मिलके एक प्रोजेक्ट को ले सकते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 6, अगर इन केस ऑफ कोई रिटायर्ड टीचर आपने लिया है तो उसकी डिटेल देंगे। ओवरऑल फिर जो सुपरवाइजर्स हैं, देखिए पॉइंट नंबर 8, अगर 2F और 12B से यूजीसी से एफिलिएट होने के लिए ये 2 रूल्स होते हैं, 2F एंड 12B, उससे आप के इंस्टीट्यूशन एफिलिएट हैं या नहीं। एफिलिएट होंगे तभी आप यूजीसी से ग्रांट ले सकते हैं। फिर टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस ऑफ प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, उसकी पीएचडी का टाइटल क्या था, उसके कुल कितने पेपर पब्लिश हुए हैं, कितने कम्युनिकेटेड हैं, कितने एक्सेप्टेड हैं, कोई बुक्स भी पब्लिश्ड है,
और उसके रिसर्च वर्क की डिटेल्स, उसे पूरा लिस्ट ऑफ रिसर्च पेपर्स अपना मेंशन करना पड़ेगा, और जितना भी उसने ऊपर नंबर दिया है कितने पेपर्स पब्लिश हुए हैं उसकी डिटेल्स। ये पार्ट वन इज रिलेटेड टू द डिटेल्स ऑफ द title of the project and details of the investigators, principal investigators. And part B is the proposal. Likewise synopsis. अगर आप synopsis हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप देख सकते हैं कि लगभग वही सारे फॉर्मेट हैं। फर्स्ट वन इज द प्रोजेक्ट टाइटल। प्रोजेक्ट टाइटल जो भी आपने प्रोजेक्ट का टाइटल किया है, और अगर आप के सुपरवाइजर इसे ऐसा करते हैं तो वो टाइटल एग्जैक्ट सेम ना रखें अगर आपके पास कोई अप्रूव्ड सिनॉप्सिस का टाइटल है, बल्कि उसके कीवर्ड्स मैच करते हुए रख लें। इंट्रोडक्शन, वहां पे भी इंट्रोडक्शन में ओरिजिन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम एक पार्ट था, और इस चीज को यूजीसी या सारी फंडिंग एजेंसीज बहुत लाइक करते हैं अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक की कोई इंटरडिसिप्लिनरी रेलेवेंस है या नहीं है। इंटरडिसिप्लिनरी रेलेवेंस मींस डिफरेंट सब्जेक्ट, जैसे ऑपरेशन रिसर्च, मैथ्स, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, इन सारे सब्जेक्ट में यूज होता है। तो अगर कोई भी टॉपिक एक सब्जेक्ट की बाउंड्रीज से बाहर भी जा सकता है, तो ऐसे प्रोजेक्ट को प्रमोट किया जाता है। पूछा जाता है कि उसमें इंटरडिसिप्लिनरी रेलेवेंस क्या है। सिनॉप्सिस से थोड़ा ज्यादा है, देयर आफ्टर रिव्यू ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द सब्जेक्ट। ये वही है जैसे हमारा वहाँ लिटरेचर रिव्यू था या प्रेजेंट स्टेट ऑफ नॉलेज था, यहाँ इसे इंटरनेशनली और नेशनली अलग अलग बताया जाता है। तो अगर हमारे पास पब्लिकेशंस में ऑथर्स इंटरनेशनल है तो उसे हम इंटरनेशनल वाले स्टेटस पे लिखेंगे, और अगर वो इंडियन डिपार्टमेंट से हैं ऑथर्स तो उसे नेशनल स्टेटस से लिखेंगे। देयर आफ्टर सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, उस स्टडी की क्या सिग्निफिकेंस होगी, उसके क्या एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं, ये सिनॉप्सिस में भी हमारा एक पार्ट था इसका। एंड अगेन इम्पोर्टेंस, नेशनल इम्पोर्टेंस, इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव, ये सिनॉप्सिस से ज्यादा वाइड है। प्रोजेक्ट का प्रपोजल आप देख रहे हैं सिनॉप्सिस से ज्यादा वाइड है, क्योंकि ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि इसे लिखने वाले लोग ऑलरेडी पीएचडी हैं और टीचर्स हैं। तो सिनॉप्सिस से ज्यादा है, आप देख रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल अलग अलग मेंशन है। ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ऑब्जेक्टिव में वो जो आपके मेजर पॉइंट्स हैं उन्हें पॉइंट वाइज आप लिखते हैं। उस ऑब्जेक्टिव, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए क्या मेथोडोलॉजी प्लान की जाएगी। हाँ, मेथोडोलॉजी वही है, सबसे पहले सर्वे करते हैं हम लिटरेचर का, उसके बाद एनालिसिस करते हैं, और एट द एंड प्रोजेक्ट की रिपोर्ट सबमिट करते हैं। यहाँ देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर हम यहाँ से सीखते हैं बीइंग ए रिसर्चर की ईयर वाइज प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई यूनिवर्सिटीज में सिनॉप्सिस के टाइम पे ही ईयर वाइज प्लान को मेंशन किया जाता है, या प्लान मैट्रिक हम लोगों ने जो डिस्कस किया था। प्रोजेक्ट अगर आप लेते हैं आपको बिल्कुल ईयर वाइज मेंशन करना पड़ेगा कि अगर आपने प्रोजेक्ट जितने ड्यूरेशन का लिया है उसके फर्स्ट ईयर में क्या करेंगे आप, सेकेंड ईयर में क्या करेंगे, थर्ड ईयर में क्या करेंगे, या फोर्थ ईयर में क्या करेंगे। तो बिल्कुल क्लियरली करना पड़ेगा, क्योंकि वो ईयर वाइज ग्रांट रिलीज करते हैं। जब आपका ये प्रोजेक्ट पास होता है तो आफ्टर 1 ईयर आपको उसके प्रोजेक्ट की रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजनी पड़ती है। तो वो आपने जो प्रपोज किया था फर्स्ट ईयर में करने के लिए वो कंप्लीट हुआ है नहीं। फिर इसके बाद फाइनेंशियल ग्रांट नॉन रिकरिंग और रिकरिंग में होता है। नॉन रिकरिंग मीन्स जो खर्च हो जाएगा, नॉन रिकरिंग जो रहेगा आपके पास, तो आप डिमांड कर सकते हैं। जैसे ये बुद्धिस्ट स्टडीज वाला है तो इनके पास इक्विपमेंट के नाम पे वही हमारे मैथ्स वालों के पास भी होता है, लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर, स्प्लिट एयर कंडीशनर भी इन्होंने मांगा हुआ है, एक एसएलआर कैमरा भी मांगा हुआ है, बुक्स, जर्नल, स्टेशनरी। तो इस तरह से एक अमाउंट हम इसमें मेंशन करते हैं। और रिकरिंग ग्रांट, कंटीजेंसी, ये देखिए पॉइंट नंबर रिकरिंग ग्रांट में ये इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट फेलो नेट क्वालिफाइड। उन्होंने इसमें 2 प्रोजेक्ट फेलो डिमांड किए, एक को वो कह रहे हैं 16,000 रुपये महीना पे करेंगे और एक को 18,000 रुपये महीना पे करेंगे, और 20,000 उन्हें एचआरए पे करेंगे।
तो ये उस समय का होगा जिस समय जो होगा मैक्सिमम उतना दे सकते हैं जितना CSIR की स्कॉलरशिप है या UGC की स्कॉलरशिप है, उससे कम भी दे सकते हैं। तो प्रोजेक्ट फेलो नेट क्वालिफाइड वो लोग जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलती, वो अपनी सिनॉप्सिस के साथ ऐसा प्रोजेक्ट भी तैयार कर सकते हैं सुपरवाइजर के साथ। तो यहाँ पे हम इस तरह से प्रोजेक्ट फेलो की डिमांड करते हैं, और अब से पहले उसने कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है क्या, क्या-क्या फैसिलिटीज उसके इंस्टीट्यूशन में अवेलेबल हैं, और फाइनली सिग्नेचर ऑथोरिटीज के अंडरटेकन एंड सिग्नेचर ऑथोरिटीज के भी होंगे और कैंडिडेट के भी, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के भी, और UGC इसे पर्सनली इंटरव्यू के लिए या प्रेजेंटेशन के लिए वहां पे इनवाइट करती है। ये हमारा कोई भी प्रोजेक्ट होता है। चलिए अभी लोग बैठे हैं तो एक और टॉपिक ले लेते हैं, अभी तो आधा घंटा ही हुआ है। फर्स्ट टॉपिक हमारा सिनॉप्सिस था, देयर आफ्टर सेकंड टॉपिक था हमारा research funding in physical sciences, and then third topic is the how to make a research proposal. Research proposal immediately अभी हम लोगों ने देखा है, जो ये पिछली फाइल थी ये रिसर्च प्रपोजल ही था, तो रिसर्च प्रपोजल देख चुके हैं, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सो हाउ टू फ्रेम ए रिसर्च प्रपोजल, दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, और चलिए देखते हैं इसकी भी एक PPT शेयर करते हैं। चलिए बताइए, विजिबल है? यस सर। यस सर, विजिबल। हाँ, अब आपको रिपीटेड लगेगा काफी, और वैसे तो रिसर्च में बहुत सारी चीजें रिपीटेड ही लगती हैं, पर हम लोग ने एक्चुअल सिनॉप्सिस भी शेयर की थी आपसे, और एक्चुअल रिसर्च प्रोजेक्ट भी शेयर किया किन किन एजेंसीज से मिलता है। हाउ टू फॉर्म ए रिसर्च प्रपोजल, सिनॉप्सिस जैसा ही होता है ये, पिछला जो डिस्कशन था वो रिसर्च प्रपोजल को ही लेके था, मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट को लेके था, तो वही चीजें फिर से यहाँ पे आ दी हैं। तो कम टू द नेक्स्ट वन, व्हाट इज ए some research project, and since we are in science, so generally in science or academia and generally constitute a request for sponsorship of that project. वर्ड्स में लिखा हुआ है, डिस्कस हम कर चुके हैं। proposals are evaluated on the cost and potential impact of the proposed research and on the soundness of the proposed plan for carrying it out. Obviously प्रोजेक्ट में अप्लाई करने से नहीं होता, प्रोजेक्ट आपको जब मिलता है, पर्टिकुलरली माइनर प्रोजेक्ट के लिए तो असेसमेंट कमेटी होती है, पर मेजर प्रोजेक्ट के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी होती है, और वो कितना अमाउंट आपने मांगा है, एवेल्युएटेड ऑन द कॉस्ट एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट, इन दोनों पॉइंट्स के बेस पे ये प्रोजेक्ट वहां पे पास किए जाते हैं, और देखा जाता है कि सुपरवाइजर के क्रेडेंशियल्स क्या हैं, उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है क्या जितना पैसा वो मांग रहे हैं। In order to achieve this function, a research proposal must tell you, your research supervisor and reviewer, the following information about your study: what you are proposing to do, how you plan to find answers to what you are proposing, and why you selected the proposed strategy for of investigations. ये पर्सनल वहां से क्वेश्चंस भी होते हैं, और ये डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। आपने उसमें भी देखा कि उसमें ये सब था कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसकी चीजें होंगी, तो आपने क्या प्रपोज किया है, कैसे आप उसे सॉल्व करेंगे, और क्या आपने आपकी स्ट्रेटेजी होगी उन सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए। So basically, a research proposal should contain the following information about your study. देखिए फिर आपको रिपीटेड लगेगा क्योंकि हम डिस्कस करके आए हैं। बेसिकली एक इंट्रोडक्शन होगा, एक टाइटल होगा, एक इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद एक लिटरेचर रिव्यू होगा, सिनॉप्सिस का पार्ट भी होता है, सब चीजें ऑलमोस्ट सेम फ्रेमवर्क की हैं।
theoretical framework and underpins of your study, conceptual framework, objective of research, questions of your study, hypothesis to be tested, study design, setting for your study, to adopt setting, ये ऊपर से नीचे आ गया है, research institute, your instrument you are planning to use, sampling design and sample size stats में होता है, ethical issues involved and how you propose to deal with them. There may be several ethical issues, जैसे कोई जूलॉजी का है और उसे कोई प्रैक्टिकल करने के लिए एनिमल के ऊपर कोई प्रैक्टिकल करना है, तो उन इश्यूज के लिए परमिशन वगैरह कैसे उसे करानी होगी, ये सारा उसे देखना होगा और उन्हें वो कैसे हैंडल करेगा, उसे प्रोजेक्ट सबमिट करने के टाइम पे ही डिस्क्राइब करना होगा। डेटा प्रोसेसिंग प्रोसीजर क्या होगा, क्या चैप्टर्स होंगे, प्रपोज्ड चैप्टर ऑफ द रिपोर्ट, प्रॉब्लम्स एंड लिमिटेशन ऑफ द स्टडी क्या होगा, कितनी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे और उसके बाद भी क्या लिमिटेशन उसकी होगी, ये आपको उसमें मेंशन करना है। और प्रपोज टाइम फ्रेम ऑफ द प्रोजेक्ट, जैसे वो पिछला प्रोजेक्ट 3 साल का था, तो आप उसमें टाइम फ्रेम भी बताना है कि आप कितने दिन में उसे कंप्लीट कर देंगे। एंड come to the next, some more suggestions about that. Your proposal should follow the suggested guidelines and be written in an academic style. Academic style almost वही जो synopsis का style होता है, उसी में आप प्रोजेक्ट को फॉलो करते हैं। It must contain appropriate reference in the body of the text and a bibliography at the end. Survey of the relevant literature should cover major publication on the topic. जैसे सिनॉप्सिस में होता है, आपको अगर आप किसी कीवर्ड को साइंस डायरेक्ट पे लिखते हैं तो ऑलमोस्ट 10,000 15,000 रिजल्ट सीन होते हैं, मोर देन 1000 तो सीन किसी भी रेयर से रेयर टॉपिक पे हो जाएंगे, और मैं पर्टिकुलर वेबसाइट की बात कर रहा हूँ साइंस डायरेक्ट, और अगर गूगल पे लिखेंगे तो पता नहीं कितना, उसमें से आपको ऑलमोस्ट 30 to 50 रेफरेंसेस अपनी सिनॉप्सिस में या प्रोजेक्ट में शो करने होते हैं। तो अपनी सिनॉप्सिस या प्रोजेक्ट में जो चीजें आपने शो की हैं वो बहुत रेलेवेंट हो। जो लिटरेचर रिव्यू रेलेवेंट की बात करते हैं, तो रेलेवेंट लिटरेचर रिव्यू एक-एक रेफरेंस आपने इंटेलिजेंटली पिक किया हो और वो आपसे के काम से रिलेटेड हो, इररेलेवेंट ना हो। थियोरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ योर वर्क, ये आपको ऑब्वियसली मेंशन करना है। Literature review include conceptual framework, theoretical and empirical information about the main source under study, some of the research finding related to your topic, research questions raised in the literature and gap identified by the previous researcher. ये synopsis के point of view से भी important है। जब आप literature review करते हैं तो literature review में आपको gap, जहां आप प्रपोज करते हैं चीजों को और बहुत इंटेलिजेंटली बहुत सब जगहों पे काम हुआ रहता है, बहुत सारी जगहों पे स्कोप होता है काम करने का, तो उनकी फ्रेमिंग इस तरह की होगी कि लास्ट के रेफरेंसेस, लास्ट मींस जैसे अब 2020 चल रहा है, तो 20 या 19 के जो भी वर्क होंगे आप वहीं से उसमें ही उस वैक्यूम को मेंशन करेंगे कि यहाँ पे ये वैक्यूम है और ये काम अभी तक नहीं हुआ है, ये काम अभी तक नहीं हुआ है और इस काम को ये प्रोजेक्ट प्रपोज करता है कंप्लीट करना। तो गैप आइडेंटिफिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिनॉप्सिस में भी चेक होगा और प्रोजेक्ट में तो बहुत सीरियसली चेक होगा। प्रोजेक्ट में तो वो लोग रोकने के लिए बैठते हैं कि क्यों दें पैसे, क्या है, तब आप उन्हें एस्टेब्लिश करते हो कि देखिए ये काम नहीं हुआ है, ये काम नहीं हुआ है और ये काम मुझे करना है। The type, extent, and quality of literature review are mostly dependent upon the academic level for which you are writing the proposals. Obviously, अगर क्वालिटी की बात करें, एक्सटेंट की बात करें, तो आपका सोर्स मटेरियल क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। अगर आपने अच्छे सोर्स को यूज किया है, अच्छे जर्नल्स को यूज किया है, वेल एस्टेब्लिश्ड जर्नल्स को यूज किया है, तो वो एक अच्छा प्रपोजल होगा। और वो ये चेक भी करते हैं एक्सपर्ट्स की जर्नल्स आपने कौन से यूज किए हुए हैं। कल हम देख भी रहे थे सिनॉप्सिस में कि अगर बड़े जर्नल्स के नाम आए हैं उसमें, तो लगता है कि आपने रिव्यू अच्छा किया है। जर्नल्स बहुत सारे हैं, मेरठ से भी बहुत सारे जर्नल्स निकलते हैं।
ओवरव्यू ऑफ द मेन स्टडी, हिस्टोरी, ये लिटरेचर रिव्यू वाले पॉइंट की एक्सप्लेनेशन है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, ट्रेंड्स इन टर्म्स ऑफ pre-relevance if appropriate, major theories, main issues, problems, and advances in the subject study under study. So main findings related to the core issue, ये सब literature review के component है, जैसे आप देखते हैं किसी प्रोजेक्ट में। Thereafter प्रॉब्लम्स, ये जो हमने पिछली 2 स्लाइड्स की हैं, अगर आपने वो पिछले प्रोजेक्ट को इमेजिन करें तो जो उसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, इंट्रोडक्शन और लिटरेचर रिव्यू, उससे रिलेटेड था कि इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ें मेंशन करें और लिटरेचर रिव्यू में क्या चीज़ें मेंशन करें। देयर आफ्टर आप अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे जिसे आप सॉल्व करना प्रपोज कर रहे हैं। सिनॉप्सिस में भी तो यही करते हैं हम। आइडेंटिफाई द इश्यू दैट आर द बेसिस ऑफ योर स्टडी, उन्हें क्लियरली मेंशन करें। Specify the various aspects of perspective on these issues. Obviously, उन्हें describe करना है effectively and identify the main gap in the existing body of knowledge. Existing body of knowledge, जो भी जर्नल्स हैं, बेसिकली जर्नल्स हैं या और बुक चैप्टर्स या कहाँ उस तरह का काम नहीं आया है और कहाँ वो गैप आपको मिल रहा है ठीक से। और गैप में अगर रिसर्च करेंगे तो देखिए आपके पब्लिकेशंस अच्छे होंगे। रिपीटेशन करेंगे तो आपको एक डिग्री तो मिल जाएगी और काम भी आपको उतना ही करना पड़ेगा, पर आपको अच्छे पब्लिकेशंस नहीं मिलेंगे। इंटरनेशनल साइंटिफिक कम्युनिटी ये चाहती है कि गैप को फिल किया जाए। Raise some of the main research questions that you want to answer through your study. Clear. Identify what knowledge is available concerning your questions, specifying the difference of opinion in the literature regarding these questions if difference exists. ये theoretical या hypothesis डेवलप करने में या पिछली हाइपोथेसिस को कॉन्ट्राडिक्ट करने में इस तरह की चीज होती है इसमें कि आप किन क्वेश्चंस का जो एग्जिस्टिंग सीन है नॉलेज का या एग्जिस्टिंग लेवल है किसी नॉलेज का, वो कुछ क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पा रहा है और वहां आप कुछ प्रपोज कर रहे हैं, ऐसा कुछ ये सब चीजें मेंशन कर दें। देयर आफ्टर प्रॉब्लम्स डिस्क्राइब करने के बाद यू नीड टू डिस्क्राइब ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रपोजल, ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट। ऑब्वियसली ये बायस्ड ढंग से या थोड़ा कंफ्यूजिंग ढंग से मिला के ऐसे ना लिखा जाए कि बल्कि क्लियरली स्टेट करें कि आप किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव को भी और सब ऑब्जेक्टिव को भी। और अगर फिर वही आर्ट्स स्टेट्स या उन सब जगहों पे अगर किसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए कोई एक्सपेरिमेंटेशन आप करते हैं तो आप उसे भी मेंशन करें कि क्या क्लियरली किस हाइपोथेसिस को आप चैलेंज करने जा रहे हैं। हाइपोथेसिस पढ़ चुके हैं आप। कोई एस्टेब्लिश्ड सेट ऑफ अजम्पशंस होता है जो किसी इवेंट को, किसी फिनोमेना को डिस्क्राइब करता है। तो हाइपोथेसिस नहीं, अगर हम यहाँ की बात करें तो हमारे टूल्स, टेक्निक, मेथोडोलॉजी ये होते हैं और कुछ जगहों पे ये उस हाइपोथेसिस के बेस पे आप रिजल्ट्स को टेस्ट करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं। कई बार बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उसके लिए आप रिसर्च हो जाती है कि अगर आप सैंपल साइज उसके डिफरेंट कर दें। कोई हाइपोथेसिस या कोई टेस्ट डेवलप्ड है, वेल एस्टेब्लिश्ड है, लेकिन उसे टेस्ट करने के लिए आपका सैंपल साइज डिफरेंट हो जाए। अभी तक कोई स्टडी ऐसी हुई है कि जो ग्रेजुएट्स के ऊपर होगी और ऐसा कुछ आप करें कि दूसरी क्वालिफिकेशन पे उस स्टडी को कर लें या रूरल पॉपुलेशन पे कर लें या किसी पर्टिकुलर कास्ट पे कर लें या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी पे कर लें। तो इस तरह से सैंपल साइज डिफरेंट करके भी किसी हाइपोथेसिस को कंफर्म करते हैं ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंसेस के लोग। या स्टेट्स में अगर आपके टेस्ट हैं तो उसके सैंपल साइज डिफरेंट करके भी आप एक नई स्टडी कर सकते हैं। स्टडी डिजाइन फिर से बेसिकली ह्यूमैनिटीज के एंगल से ज़्यादा मटेरियल मिलता है। स्टडी डिजाइन में आप अपने टूल्स, टेक्निक करेंगे। हमारे अगर हम मैथमेटिकल साइंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर रिसर्च एरिया के कुछ स्पेसिफिक वे हैं
फॉर एग्जाम्पल अगर वो वेरिएबल्स का इन्वॉल्वमेंट है तो डिफरेंशियल इक्वेशंस यूज होंगी, डिफरेंस इक्वेशंस यूज होंगी, और अगर वो मैथमेटिकल मॉडलिंग का पार्ट है तो मैथमेटिकल टूल्स की हेल्प से आप किसी रियल लाइफ सिचुएशंस को ट्रांसलेट करते हैं इन द टूल्स ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस। तो वो स्टडी का एक वे होता है, स्टडी का एक डिजाइन होता है। और फिर कौन सी वेल एस्टेब्लिश टेक्निक, जैसे हम इन्वेंट्री की बात करते हैं कि कॉस्ट मिनिमाइजेशन टेक्निक एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टेक्निक, दो मेन टेक्निक है जो यूज की जाती है। तो स्टडी डिजाइन मीन्स जो आपने लिटरेचर रिव्यू किया है, जैसे ये लोग यहाँ पे सैंपल कह रहे हैं कि उस सैंपल या पॉपुलेशन को आप लोग कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे उसके टेस्ट वगैरह करेंगे। तो इस तरह से हर सब्जेक्ट का एक वेल एस्टेब्लिश्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी होती है जिससे हम टेस्ट करते हैं, जिससे एनालिसिस ऑफ डेटा भी करते हैं। और मोस्टली इन अप्लाइड साइंसेस सारी चीजें न्यूमेरिकली टेस्टेड की जाती हैं, न्यूमेरिकली वेरीफाइड की जाती हैं, और ये सारी इक्वेशंस बहुत लेंथी होती हैं जिससे मैन्युअली सॉल्व कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम हम उन्हें सॉल्व करते हैं और प्रीवियस रिजल्ट्स को टेस्ट भी करते हैं। जब सब काम हो जाता है तब आप रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, फाइनल रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। उसमें इवन जैसे मैंने कहा था कि वहाँ पे तो ईयरली प्रोग्रेस रिपोर्ट भी जाती है, जो आपने प्रपोज किया था उसी के करस्पॉन्डिंग रिपोर्ट्स आती हैं। तो रिपोर्ट लिखना भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी थीसिस का। ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक में भी आएगा, इसी यूनिट में है, हाउ टू राइट ए रिपोर्ट। तो आप अपने चैप्टर्स प्लान करते हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम्स बन जाती हैं, तो आप इंटेलिजेंटली ये प्लान करते हैं कि किसे फर्स्ट चैप्टर रखा जाए, किसे सेकंड रखा जाए। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो डिपेंड करते हैं किसी दूसरे चैप्टर पे, तो उनके ऑर्डर को कैसे डिसाइड किया जाए। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें आपको लगता है वीक चैप्टर्स हैं, तो उसे कहाँ किस जगह पोजीशन किया जाए। तो इंट्रोडक्शन के बाद के सारे चैप्टर्स को प्रॉपरली मैनेज करना, ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो भी रिपोर्ट है, रिपोर्ट राइटिंग एक प्रेजेंटेशन है, और वो प्रेजेंटेशन जितना बेटर होगा उतना ही कन्विंस करेगा एक्सपर्ट्स को। एट द एंड लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी आपको मेंशन करनी होती है सब जगहों पे कि क्या लिमिटेशंस हैं, और इसे लिमिटेशन भी कह सकते हैं या फर्दर सजेशंस भी कह सकते हैं कि फर्दर आप क्या सजेस्ट करते हैं। और फर्दर जो रिसर्चर्स हैं, हर थीसिस के एंड में, हर रिसर्च पेपर के एंड में भी लिखा होता है, आप लोग देख सकते हैं कि दिस स्टडी फर्दर कैन बी एक्सटेंडेड टू दैट एरिया, तो मेंशन करते हैं, और वहीं से फिर नए रिसर्च। इतने छोटे बच्चों को रिसर्च की चीजों के आसपास रख रखा है। चलिए, लेट एट द एंड आप अपेंडिक्स और वर्क शेड्यूल किसी भी प्रोजेक्ट में मेंशन करते हैं कि कितने दिन में आप कर देंगे। आपकी पीएचडी थीसिस के लिए भी ऐसा ही हो तो अच्छा है, क्योंकि प्रैक्टिकली ये देखने को मिलता है कि 2-3 साल तो ऐसे ही निकल जाते हैं, फिर सोचते हैं कि अब जल्दी से काम हो जाए। तो अगर आप पहले से ही अपनी प्रॉब्लम्स को डिसाइड कर लेंगे किसी वर्क शेड्यूल में, तो दैट विल बी बेटर। तो इस तरह से ये रिसर्च प्रोजेक्ट की चीज हम कंप्लीट करते हैं। इस फाइल को मैं शेयर करूंगा आपसे, पूछ सकते हैं इन सारी चीजों से रिलेटेड कोई आपकी क्वेरी हो, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन। थियोरेटिकल चीजें हैं तो प्रिपेयर करनी है और पास भी करना है। आज से लग गया, सब सो गए हैं, सोने का टाइम है क्या? सुनीत कुमार हैं क्या यहाँ नहीं पे? सर, जी सर हूँ। सुनीत कुमार जगह। कल तो भोजराज सिंह नहीं थे ना, कल तो। आज है भोजराज सिंह? नहीं है आज, लिस्ट में भी नहीं है क्या? अटेंडेंस तो डाल दी सर सबकी उन्होंने। भोजराज सिंह ने, शाबाश हाँ जी, शाबाश। आते डाल दी। पार्ट है, जबकि एट द एंड डालनी चाहिए। भोजराज सिंह देखो ये हाईलाइट हो गए हैं, इन्हें बता देना ना कि भाई तुम्हारी जो है खुल गई है पोल पट्टी और तुम क्लास व्लास नहीं कर रहे हो, है ना। वो अगर कर रहे हो तो बोलो ना सामने आके, यहाँ मैं हूँ। नहीं क्लास में नहीं सर वो प्रेजेंट नहीं है अभी, और अटेंडेंस डाल दी। अटेंडेंस डालने के बाद लगता है गायब हो चुके हैं।
हाँ, रोजाना गायब हो जाते हैं, तो आज की भी एब्सेंट लगेगी, उस दिन की भी एब्सेंट लगेगी जिस दिन वो पहले दिन था। और मतलब ये बड़े लोग सजेस्ट करते हैं, और उन्होंने किया भी होगा कि वो एक एक का वीडियो ऑन करके देखते हैं, भाई हमें फिर कैसे पता चलेगा। अटेंडेंस का रूल जब गवर्नमेंट ने रखा है तो हम क्यों ना इस बात को करें। रजत हैं, रजत? हेलो हाँ रजत, सर, नमस्ते। यस सर। आप कहाँ पे रहते हो रजत? मतलब किस सर मैं शहर यहीं में? पे रह रहा हूँ, मेरिट पे रह रहा हूँ। यस सर। और हाँ, फिर मैं पूछ भी लेता हूँ, आपने क्या सुपरवाइजर सेलेक्ट कर दिए अपने? सर मेरे तो सर पहले से ही जनवरी से ज्वाइनिंग है सर। गुप्ता सर है सर सुपरवाइजर। मृदुल गुप्ता जी आपके तो यस डिपार्टमेंट सर। जेआरएफ हो गया आप? यस सर, जेआरएफ यूजीसी जेआरएफ है सर। तो एक डिपार्टमेंट में रहते हैं हम, मुझे मिले कभी आप? नहीं? नहीं सर, मिला हूँ, आपके पास भी आया था सर, साइन कराने के लिए आया हूँ सर 2-3 बार आपके पास। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो। कहाँ के रहने वाले हो आप? मेरठ की? सर मैं नहीं सर, मुजफ्फरनगर से हूँ सर। अच्छा अच्छा। और सुनीत कुमार तो मैंने पूछा था शायद। सुनीत कुमार, रेनू? चलो मैं पूछ ही लेता हूँ। महेश चंद है? जी सर, नमस्कार सर। अच्छा, आपके हो गए सुपरवाइजर डिसाइड महेश जी? जी सर। अच्छा, किसका नाम दे दिया आपने? सर मुकेश कुमार जी का नाम दिया है। अच्छा अच्छा, तो आप भी डिपार्टमेंट में ही हैं क्या पहले से? जी सर, मैं एक्चुअली यहाँ कानपुर में पोस्टेड हूँ सर। अच्छा अच्छा, तो मुकेश जी से बात होगी आपकी? जी सर, अभी मैं मंडे में मिल के आया था सर अभी उनसे। तो उन्होंने सिग्नेचर करा के सबमिट कर दिया होगा आपने? नहीं सर, उन्होंने बोल दिया था कि आप जो है जो एनओसी का फॉर्मेट है वो भिजवा दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। चलिए ये करिए, ये काम किस किस का बचा हुआ है अगर मैं पूछूं? अतुल, तुम्हें तो मिल गए ना सुपरवाइजर? अतुल कुमार? हेलो अतुल जी तो सर, नमस्ते। मिल गए ना तुम्हें तो सुपरवाइजर? जी सर, मिल गए। ज्वाइन कर लिया तुमने? यस सर। ज्वाइनिंग रिपोर्ट वगैरह भेज दी सब? जी सर, भेज दी मैंने। और प्रीति आपका? प्रीति रानी? हेलो सर। हाँ प्रीति, हो गया आपका? हाँ सर, अभी एक्चुअली बात करिए, अभी सिग्नेचर नहीं करवाए हैं किनसे? सर। मेरठ कॉलेज में जो भूपेंद्र सर है। फ्लूइड डायनेमिक्स में काम कराते हो? फ्लूइड डायनेमिक्स में काम कराते हैं ना? आपको एरिया तो पता ही होगा, जो जिस टॉपिक पे काम कराते हैं। सर एक्चुअली आवाज फ्लूइड डिस्कनेक्ट हो गया। डायनेमिक्स पे काम कराते हैं वो। चलिए, और दुष्यंत कुमार जी आपका? हेलो। दुष्यंत कुमार जी? हेलो हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते दुष्यंत जी, आपका हो गया? सर मेरी बल्कि भूपेंद्र जी से जब बात करते हैं उस समय वीडियो ऑन हो जाए तो आपकी शक्ल भी पहचान में थोड़ी सी आ जाएगी, कभी तो मैथमेटिक्स मिलेंगे तो अच्छा है। जी सुनील जी फिक्स भी कर देंगे कैमरे से, सबसे इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा आपका। क्या कह रहे थे दुष्यंत जी? सर, मेरी भूपेंद्र सर से बात हुई है जी। अच्छा, जी चलो उनसे सिग्नेचर करा लो। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि कितनी तैयारी आप लोगों की हुई है। अभी 17 तारीख से मैडम कुछ छुट्टी पे जा रही हैं, तो मुझे चार्ज होगा डिपार्टमेंट का, और मैं नहीं चाहता कि ये लेट हो आपका काम। लेकिन आपकी तरफ से अगर सबके नहीं आए होंगे तो फिर फंस जाएगा मैटर। और मुझे लगता है डीआरसी जल्दी से होनी चाहिए, ये इश्यू खत्म हो आपका। और आप लोग अगर एंगेज इस कोर्स वर्क में है तो ये तो बहुत छोटा सा काम है। आप लोग अपनी रिसर्च में प्रॉपरली एंगेज हो। अगर सुपरवाइजर आपको अलॉट होंगे तो जो लोग नहीं कर रहे हैं वो अपना प्रॉपर रिसर्च वर्क भी करना शुरू करेंगे, है ना? तो इस काम को जल्दी से कीजिए। विनोद कुमार जी आपका हो गया? क्यों विनोद कुमार जी? यस सर, गुड इवनिंग सर। आपके कौन बने सुपरवाइजर? डॉक्टर संदीप सर हैं सर ये डिपार्टमेंट में। अच्छा, आपको तो जेआरएफ होना, अब तो अलॉट हो गया। यस सर, हाँ मेरा अलॉट है। अच्छा, और अतुल का हो गया। आरजू आपका तो सहारनपुर में ही है ना? यस सर।
हेलो हाँ हेलो हाँ, मुझे सुन हेलो रहा है। सर, नमस्ते सर। हाँ हाँ नमस्ते। जी सर, कानपुर से बोल रहे, कानपुर मानो गुप्ता सर। वो साइन करके भिजवा दिया आपने उनका? सर अभी बात हुई है उनसे, बस सिग्नेचर कराना बाकी है उनके। करा लो बेटा, बाकी कब तक रखोगे, इससे काम को निपटाओ। नहीं सर, आप करा लूंगी, बस हो जाएगा आजकल में ही। तब इसे जल्दी कराइए। देखिए सारे लोग, डीआरसी का तो प्रेशर होता है हमेशा स्टूडेंट्स का कि जल्दी कराएं जल्दी कराएं। यहाँ मैं देखता हूँ कि यस ऐसा सर। सब स्टूडेंट्स के पार्ट पे नहीं है, कुछ लोगों के तो डिसाइडेड है। क्या कोई भी ऐसा है जिससे सुपरवाइजर मिलने में प्रॉब्लम हो? बता सकते हैं। नीरज सैनी लेफ्ट। क्या कोई भी ऐसा कैंडिडेट है, स्कॉलर है जिससे रिसर्च सुपरवाइजर नहीं मिला हो? एक जयपुर की कैंडिडेट थी यहाँ पे, जेआरएफ है क्या आज वो क्लास में? डॉक्टर शशि शर्मा जी, डीएवी कॉलेज मुजफ्फरनगर की, वो अलॉट हुई थी उन्हें। ज्योति हो आप यहाँ पे? ज्योति? हेलो हाँ ज्योति, आपके साथ एक हेलो और। हाँ आ रही है आवाज? गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। यस सर। आपके साथ एक और कैंडिडेट अलॉट हुई थी मैडम को, तो उसने भी ज्वाइन कर दिया डिपार्टमेंट? यस सर, मैम बता रही थी उसके बारे में। नहीं तो अभी ये नहीं कंफर्म है कि उन्होंने ज्वाइन किया है या नहीं किया है। और कुछ दिन जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया है जेआरएफ, वो सिग्नेचर जरूर कर देना, वो एविडेंस होंगे आपके। इनिशियल डेज के सिग्नेचर जरूर कर देना, है ना? और प्रशांत ओके सर। द्विवेदी, प्रशांत द्विवेदी जी सर, नमस्ते। नमस्ते। ये तो होंगे। हाँ सर। आप किनके साथ करेंगे आप? जी सर, वो एम के गुप्ता सर के साथ है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप तो जेआरएफ हो। allot हाँ हो गए। सर। द्विवेदी ने तो ज्वाइन कर दिया, मैंने साइन किया था। आप मेरठ के रहने वाले हो? नहीं सर, मैं सुल्तानपुर से हूँ सर। तो आप यहीं रहेंगे फुल टाइम? जी सर। हॉस्टल अलॉट होंगे आपको? अभी नहीं लिया है सर, अभी नहीं हो पाया सर। अच्छा अच्छा। और बताएं। और सर खाली नमस्ते। है? सर मनीष कुमार बोल रहा हूँ मैं सर। हाँ मनीष जी बोलिए। हेलो हाँ बोलिए मनीष जी। सर, मैंने सर सुपरवाइजर डिसाइड किया है मैंने सहारनपुर कॉलेज से, जेवीजन डिग्री कॉलेज का। हाँ हाँ, कौन? तो सर उनका जो लिस्ट भेजी गई है ना सर डिपार्टमेंट से टीचर्स की, उसमें उनका नाम नहीं है सर। तो कौन सर से क्या हैं, वो हो क्या जाएंगे, हमारे सुपरवाइजर बन सकते हैं? क्या नाम है उनका? सर उनका ब्रह्मपाल सर है सर, जेवीजन डिग्री कॉलेज में। नहीं ब्रह्मपाल तो हैं, ब्रह्मपाल तो एग्जिस्टिंग सुपरवाइजर हैं, ऑलरेडी अप्रूव्ड है। कुछ नए सुपरवाइजर्स कई बार होते हैं जिनके अप्रूवल नहीं हुए हैं, पर ब्रह्मपाल तो अप्रूव्ड सुपरवाइजर हैं। ले लीजिए उनसे कंसेंट, सिग्नेचर करा लीजिए, वो है। जी जी सर। किसी कमी की जी वजह सर। से छूट गया होगा। ब्रह्मपाल सिंह जी तो एक अप्रूव्ड सुपरवाइजर है, और उनके पास, उन्हें पिछली बार भी कोई जी अलॉट सर। नहीं। आपके कोर्स वर्क में ही है कौन? एक एमफिल पास स्टूडेंट अलॉट हुई है उन्हें, ये। जी और बताइए बता किसी रहे को। थे सर, उन्होंने किसी को लिया है। हाँ एक स्टूडेंट को लिया है पिछली डीआरसी में। और किसी को सुपरवाइजर अलॉट, सुपरवाइजर से बात करने में कोई इश्यू हो तो बताइए, या फिर आप लोग ही, जिन लोगों की डीआरसी नहीं हुई है, बताइए कब तक चाहते हैं डीआरसी करना और कितना टाइम चाहिए। कोर्स वर्क के खत्म होने से पहले पहले डीआरसी कंप्लीट हो जानी चाहिए ना, जिससे आपका लास्ट वाला एग्जाम हो सके। हेलो कितना? नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, बोलिए। हेलो हाँ सुन पा रहा हूँ मैं। नमस्कार सर। हाँ सर जल्दी करा दो सर, जितना जल्दी हो 2 दिन में करा अब दो देखो, जल्दी। मेरी कोशिशों में मदन पाल जी, मेरी कोशिशों में कोई कमी हो तो बताइए। नहीं सर, वहाँ बिल्कुल आपसे कोई शिकायत नहीं सर। नहीं, आपके जो ये मित्र लोग हैं, ये सारे लोग अगर दे चुके, अभी तक अगर मैं एक तरफ से अटेंडेंस लेना शुरू करूं, पूछूं किसका आ चुका है किसका नहीं, तो चलिए सुनील जी नोट कीजिए, जरा एक बार पूछ लेते हैं। मीटिंग तो तभी की जाएगी ना। वैशाली जी, आपका तो स्टेट्स का है ना? सर हेलो, गुड इवनिंग सर।
आपका तो स्टैट्स का है। जी सर स्टार्ट कर सर। ठीक है, उनका हमारे से मैटर नहीं है। प्रशांत द्विवेदी को हो चुका है। दिव्या बंसल आपको भी सुपरवाइजर अलॉट हो गया ना? क्यों? दिव्या बंसल नहीं है। उमेश चंद आपको सहारनपुर में आपने कंसेंट ले ली थी ना? सर अभी नहीं लिए, बट हाँ 1-2 दिन में सर ले लूंगा मैं, अभी टाइम लग चलिए जाएगा। इनका 2 दिन लिख लीजिएगा, सुनील जी। और अमृता रानी? ओके सर। अमृता रानी यहाँ पे है? नहीं है। रेनू? अमृता रानी नहीं है क्लास में। रेनू रानी नहीं है। नहीं है ना? यस सर मैं प्रेजेंट हूँ। आपका ही तो नाम ले रहे हैं। हाँ जी। आपको वही क्वेश्चन वही है। सुपरवाइजर मिल गए क्या आपको? नहीं सर अभी, क्योंकि मेरा नेट की वजह से अभी जेआरएफ वालों का और एमफिल वालों का हुआ है ना डीआरसी। अभी हम कुछ बात कर रहे थे, अभी आप लोगों का भी होना है, तो आपने किसी की कंसेंट ले ली है? सर यहाँ पे क्योंकि मैं मोदी नगर से हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक है टीचर, उनसे बात की है। मोदी नगर में तो हमारे 2 अप्रूव्ड सुपरवाइजर हैं मोदी नगर वाले। एमएनपीजी कॉलेज है जो यहाँ पे हाँ, डॉक्टर नवेंद्र गौड़ और डॉक्टर हाँ जी सुबोध राणा। नवेंद्र गौड़ जी जो है, उनसे बात की थी मैंने। तो साइन कराइए, बात करने से कुछ नहीं होता। साइन कराइए उनके और कंप्लीट कीजिए अपना काम। ठीक है सर। कल आप यहाँ से अलॉट करा के ले जाएंगे तो और वो मना कर देंगे तो फिर वो अगले साल जाएगा आपका इश्यू, इसलिए उनके सिग्नेचर होना इम्पोर्टेंट है। और रेनू नहीं है? यस सर। अभी तो हमने नाम लिया था। क्या बात कर रहे थे रेनू, हम बताओ। सर इसी के बारे में डीआरसी के कौन कौन से प्रोफेसर सुपरवाइजर आपने अलॉट हाँ, किए हैं? आप अपने बारे में बताइए, आपको मिल गया कोई ऐसे? हाँ बीएस कालरा सर है, मेरठ कॉलेज मेरठ के। ठीक है, बहुत बढ़िया। साइन करा लिए उनके? बस सर साइन कराने रह गए एक्चुअली, बस क्यों मेरठ रह गए जाऊँ। हैं साइन कराने? हर कोई कह रहे बात होगी, एक सिग्नेचर नहीं करा पा रहे हैं। डिपार्टमेंट खुल रहे हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस सब खुले हैं। आप जाके एक दिन के लिए थोड़ा सा पेन लीजिए और करा लीजिए, या किसी डिजिटल मोड से सिग्नेचर करा के उनका वो मंगा लीजिए। वो सिग्नेचर करें, उस पर भेज दें, उसे आप यूनिवर्सिटी भेज दें। अनुज कुमार तो मेरठ में ही है आज। चलिए मनोज कुमार को तो सुपरवाइजर की वो आपकी बात तो हो चुकी है शायद, है ना अनुज जी? सर मैं मोनू कुमार बोल रहा हूँ। हाँ सर मेरी बात हो चुकी है। और अनुज कुमार? जी सर मेरा एक्चुअली कल तक फाइनल हो जाएगा सर। ठीक है। और मोनू कुमार आपने साइन करके दे दिए उनके डॉक्टर साहब ये ने? सर मैंने भेज दिया है पहले ही। ठीक है, मदन पाल जी ने कल भेज दिए थे। और बस मदन पाल जी का तो वो सुपरवाइजर का कंफर्म करना है। नाम लिस्ट में ऐड हुआ है, हो जाएगा वैसे। हो गया ना सर शायद मैडम का? हाँ हो जाएगा। और ठीक। रजत? रजत हैं? हेलो यस सर। आपका क्या स्टेटस है? सर ये मेरा कौन सा वाला सर? सुपरवाइजर अलॉट हुए नहीं हुए? सर मेरे अभी बताया था सर एम के गुप्ता सर। हाँ रजत जी, वो मैं सीरियल से पूछ रहा हूँ, इसलिए दोबारा से भी बताना पड़े तो बुरा नहीं माने इसमें। प्रीति रानी? नहीं कोई नहीं सर, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ, प्रीति रानी नेक्स्ट है। मुझे जो स्क्रीन पे नाम दिख रहे हैं, मैं हाँ उसी सर वो हो गया था, वो भूपेंद्र सर से बात हुई थी। हाँ, दुष्यंत कुमार से भी होगी थी क्या बात मेरी? दुष्यंत कुमार, विनोद कुमार? यस सर अभी बात हो गई सर। होगी थी। और रिचा आपसे? रिचा किसके साइन कराए अपने? सर नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी सर सुधीर सर के अंडर में। फ्लूइड डायनामिक्स पे काम करोगी? हाँ जी। अच्छा, तुमने प्रोजेक्ट तो इन्वेंट्री में किया था। वो ज्यादा अच्छा टॉपिक है, ज्यादा अच्छा टॉपिक है ना? चलो अनुज जी को भी ठीक है, आप मुजफ्फरनगर में रहते हैं, ठीक है आपके लिए। परवेंद्र कुमार? सर मेरी डीआरसी हो गई। आपकी होगी है। उमेद सिंह जी की भी होगी है शायद। सर नमस्कार जी। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार, बोलिए उमेद जी।
हाँ अभी नहीं हुई है सर, नाम दे दिया सर, डॉक्टर नवीन शर्मा जी हैं मुजफ्फरनगर से सर। हाँ बहुत अच्छा, वो भेज दिया ना डिपार्टमेंट में, सुशील हाँ जी कुमार जी आपने। हाँ जी सर के साइन करवा के आज भेज दिया सर वो। बहुत बढ़िया सुशील जी। ठीक है सर। तो सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। सर बात तो हो गई है लेकिन अभी साइन नहीं हो पाए हैं, साइन नहीं कराए हैं। अरे करा लो भाई साहब। सुभाष भाई ठीक है साहब। सर साइन। सुभाष जी। जी सर। जी भाई साहब। ये कुछ ज्यादा जगह कनेक्ट हो गया। अच्छा। हाँ जी हाँ जी। आपकी बात हुई डॉक्टर मेरा साहब अभी फाइनल नहीं हो पा रहा है, 2-4 जगह किया लेकिन कुछ डन हुआ नहीं अभी। आप बताइए, मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ इसमें तो मुझे बताइए। आप ही हो जाओ बस, और क्या हेल्प। सुपरवाइजर तो अलॉट कराना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। और मैं चाहूंगा कि ये काम एक ही विजिट में कंप्लीट हो, कोई भी अगले कर दो बस, आप जिसको करना है आप हो जाओ, खत्म करो। चलिए बात कर। आपको फिर मैं कोई अलॉट कर दूंगा तो मैं ही बात कर दूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है चलेगा। सुनीत जी। हाँ सर नमस्कार। आपसे बात होगी थी शायद, है ना? हेलो। हाँ सुनीत जी। हाँ सर नमस्कार। सर मैंने बात की है, मेरिट कॉलेज में अशोक सर है, उनसे बात की है, पर अभी साइन नहीं कराए सर मैंने। बिल्कुल साइन करा लें, शायद उनके पास सीट भी नहीं है, उनकी काफी सीट भरी हुई है, कभी कोई कैटेगरी का इश्यू आ जाए। और एक बार जब जाएंगे तो पूछ भी लीजिए कि मेरी मतलब जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं कि मेरी कैटेगरी में सीट है आपके पास या नहीं है। ठीक है सर। और लोकेश कुमार जी। हाँ जी गुड इवनिंग सर। बेस्ट। हेलो। हाँ आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ सर, तो गाइड तो अलॉट हो गए हैं सर। अच्छा हो गए हैं तो अच्छी बात है। श्वेता को भी गाइड अलॉट है पहले से ही, और महेश चंद जी को। जी सर नमस्कार सर। आपका हो गया था? हाँ जी सर हो गया था सर। चलिए प्राची। प्राची। अमित शर्मा। गुड इवनिंग सर। हाँ प्राची, आपसे बात हुई थी ना मेरी अभी? हाँ जी सर, कल तक साइन करवा के मेल कर दूंगी, सर से बात होगी थी मेरी। ठीक है, इसमें कुछ नाम वो चलते रहे थे ना, मूवमेंट रहता। चालू चिकारा के हो गए हैं साइन उन्होंने। हाँ सर मैंने सेंड कर दिए हैं, कैलाश मैंने जी। सेंड कर दिया था। तो आप कैलाश। सर गुड इवनिंग। यू आर द बेस्ट। सर कैलाश। हो गया आपका? सर डॉक्टर सतीश कुमार सर से बात हुई थी मेरी, डीएन कॉलेज। हाँ तो उन्होंने हाँ कर दिए, तो मैं सर साइन करा के भेज दूंगा। कल करा लीजिए इस काम को। जी सर जी मैं भेज और सुंदर जी, सुंदर खारी। जी सर नमस्कार सर। नमस्कार। जी सर हाँ जी सर सर से बात हो गई थी मेरठ कॉलेज करा के दे दूंगा सर। जी सर आवाज आ रही है सर मेरी? ठीक है, बस ये बाद में मुझे सुन गया कि आपकी बात हो गई है और आ जाएगा जल्दी। कल तक करा दें इस काम को। और जी सर। जी सर। एक पूनम है। बेस्ट तो आप ही हो यार। हेलो। हाँ पूनम जी। हेलो। हाँ बताइए हाँ जी सर नमस्ते। बताइए। सर मुझे तो गाइड अलॉट हो गए हैं, मेरी डीआरसी हो रखी है। चलिए अरुण जी आपने भिजवा दिए हो फॉर्म करके? अरुण कुमार सर मैंने वो फॉर्म डीआरसी वाला भिजवा दिया था, लेकिन मुझे ये नॉलेज नहीं थी कि उसमें मतलब साइन भी कराना है। वो भी करा लीजिए। मैंने साइन तो नहीं कराया सर, वो मैंने मेल। हाँ ये जी तो सर, मैंने वो बिना साइन के ही सेंड कर दिया था। हाँ वो दोबारा से भेजना पड़ेगा, या उनकी कंसेंट की मेल आ जाए उसके साथ में कि ऐसे ऐसे जो फॉर्म गया था, आई एम रेडी टू सुपरवाइज, ऐसे करके। अच्छा मतलब ठीक करा दीजिए इस काम को। आप भी अगर पर्सनली नहीं विजिट करते तो उनसे मेल मैसेज कुछ भी करा दीजिए। और विजय सहाय। ठीक है सर। विजय सहाय।
ये सब नहीं है। कोई छूट गया हो तो बताइए, मेरी स्क्रीन पे तो इतने ही नाम दिख रहे हैं। किसी का और छूट गया हो? सबसे क्वेश्चन वही है। और इस तरह से, हाँ, सबसे जो कंपाइल करने वाले सुनील कुमार, जी सर। क्या स्टेटस है? सीसीएस यूनिवर्सिटी का लोगो तो आपके पास है। जी सर, मैंने नोट तो किया है सर, बहुत सारे एक दो। अपना बताओ, औरों का तो लिख लिया, अपना बताओ। जी सर, मेरी रचना मैम से बात हो गई है और कल मैम के पास जाना है सर साइन कराने के लिए। चलिए, तो मदन पाल जी, अब आप देखो, आप सीनियर हो, आप हो जी सर। सीनियर, सुभाष जी है सीनियर, इन्हें सबको मोटिवेट करो कि जल्दी से भर के दें। अभी आपने सुना बहुत सारे लोग कल करेंगे, परसों करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। अब ये काम कराना तो ही, कल कराते हैं सर सबका। ये काम कराना है। मैं मीटिंग ऐसे ही जूम पे करूंगा और जल्दी से जल्दी आपको लेटर मिल जाएंगे। कि जब तक आपको लेटर नहीं मिलेगा यूनिवर्सिटी से कि आपका सुपरवाइजर और ये इस एरिया में आप काम करेंगे, तो आपके पास भी अभी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो इसे जल्दी से कराइए। कल करा देंगे सर, बाकी सबका। सबको सर जो मोटिवेट 3 सुपरवाइजर हैं, तीनों के साइन कराना है उसमें? नहीं, नंबर 1 वाले के पास अगर कोई इश्यू नहीं है, मतलब उन्होंने अपने अंडर में सबको पता होता है कि 50% रिजर्व स्टूडेंट और 50% नॉन रिजर्व स्टूडेंट्स रखने हैं, तो अगर उन्हें क्लियरिटी है अपनी चीजों को तो उनके साइन करा लीजिए, है ना। क्योंकि अगर पहले वाले ने सिग्नेचर किया, किसी को नंबर 2 पे नाम देख के, तो वो हो सकता है उसका मूड खराब हो, तो इलेक्ट्रॉनिक कंसेंट ज्यादा अच्छा रहेगा इसमें, भिजवा दीजिए। बस एनीवे ये चाहिए कि देखिए, इसके पीछे बहुत सिंपल सा इश्यू है। डीआरसी और आरडीसी, यूजीसी तो कहती है कि हर 6 महीने में होनी चाहिए, पर हमारी यूनिवर्सिटी बहुत लेट लतीफ है और हम एक साल में डीआरसी कराते हैं। जो भी इस समय छूट छाट जाएगा किसी भी चीजों से, तो उसे फिर बहुत दिन तक परेशान होना पड़ेगा। तो आप लोगों के वेलफेयर के लिए ये सारी चीजें हैं कि आपको यूनिवर्सिटी को अलॉट कर दे, कल वो कह दे कि ये तो मेरे से पूछने ही नहीं आया था और मैं तो इसे नहीं लेता, ये सब चीजें देखी गई। और फिर कोई इंडिविजुअल अलॉट नहीं कर सकता, फिर से वो सारे लोग बैठे हैं एक साथ, और वो मीटिंग्स को अरेंज करने में यूनिवर्सिटी में बहुत टाइम लग जाता है। तो आपको एक बार में ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो, और ये कोर्स वर्क का सिलेबस तो एनीवे खत्म हो ही जाएगा दिसंबर में, और आप बस एक एग्जाम दें। और पर्टिकुलरली वो लिटरेचर रिव्यू वाला एग्जाम भी मैं कोशिश करूंगा कि ऑनलाइन ही और दिसंबर में ही हो जाए। जिन लोगों को सुपरवाइजर्स मिल चुके हैं उनसे, मतलब मैं ये सजेस्ट करूंगा उन्हें कि वो सब लिटरेचर रिव्यू वाले सेक्शन पे काम करना शुरू कर दें। वो चीज उन्हें सिनॉप्सिस में भी काम आएगी, और वो चीज उन्हें यहाँ सबमिट भी करनी है, अवार्ड्स भी, उसके मार्क्स भी मिलेंगे उसके, और प्रेजेंट भी करनी है पीपीटी में। तो जिन लोगों को सुपरवाइजर्स मिल चुके हैं, ऐसे 15-20 लोग हैं, वो अपना काम अगली स्टेज में ले आए। उस रिगार्ड में अगर कोई क्वेरी हो तो यहाँ क्लास के बीच में पूछ सकते हैं। सर लिटरेचर रिव्यू कितने वर्ड्स का लिखना होगा सर? बात हुई थी लगभग 8 to 10 पेजेस, 8 to 10 पेजेस। सर लिटरेचर रिव्यू में जैसे सर आपने पढ़ाया था, तो मैं उसमें सोच रहा था, तो उसमें हम लोग 3 सेक्शन बना सकते हैं ना फिर? जैसे इंट्रोडक्शन का एक सेक्शन हो जाएगा, एक हम लोग ब्रीफ डिस्क्रिप्शन का, और एक कंक्लूजन का। हाँ, वो गैप वाला, गैप आइडेंटिफाइड वाला। हाँ बिल्कुल, एक तो इंट्रोडक्शन हो जाए और एक फिर रिव्यू हो जाए हिस्टोरिकल से लेके। इंट्रोडक्शन तो उसमें हिस्ट्री वगैरह। इंट्रोडक्शन में थीम को एक्सप्लेन कर दें, किस टॉपिक के टुवर्ड्स आप कर रहे हैं, और वही लिटरेचर रिव्यू आपकी 50% सिनॉप्सिस बन जाएगा बाद में। और फिर आप बताएं इसने किया था, इसने किया था, ईयर की क्रोनोलॉजी में आगे जाते एट द एंड गैप आइडेंटिफाइड कर दें, तो वो आपकी सिनॉप्सिस का पार्ट बन जाएगा। और अराउंड 40-50 रेफरेंसेस उसमें यूज करें। तो रेफरेंसेस, लास्ट के रेफरेंसेस 2020 के हों, और एट द एंड कंक्लूजन करें, और फिर उसकी पीपीटी स्लाइड भी आप बनाएं, आपको उसे प्रेजेंट भी करना है, एक्सपर्ट को उसमें से क्वेश्चंस भी पूछने हैं आपसे। तो ये काम सब शुरू कर दें। देखिए, बहुत लेट ना करें, ये कोर्स वर्क तो एक फालतू की चीज आ गया है पीएचडी के बीच में, इसकी एज इट इज कोई खास रेलेवेंस नहीं है। ये सारी चीजें आपकी सुपरवाइजर वैसे भी बताता है आपको जब आप काम करते हैं। तो जल्दी से अपना काम शुरू करें। आप लोग, बहुत सारे लोग
जो अभी वर्किंग या जॉब में नहीं है, तेजी से अपनी डिग्री पूरी करें और इसे और लेट ना किया जाए इन सब चीजों की वजह से। ये लिटरेचर रिव्यू या ये जो एक्सरसाइज जिसके लिए मैं आपसे इंडिविजुअली पूछ रहा हूँ, ये आपका उसी डायरेक्शन में थोड़ा सा स्पीड को फास्ट करने का वे है कि लिटरेचर रिव्यू प्रिपेयर करें और अपनी सुपरवाइजर अलॉट कराएं, जिससे एक डायरेक्शन तो आपको मिले। अच्छा लिटरेचर रिव्यू भी एक इम्पोर्टेंट काम है लिखना। अच्छा लिटरेचर रिव्यू आपकी सिनॉप्सिस बनवाएगा और अच्छा लिटरेचर रिव्यू आपको प्रॉब्लम्स बताएगा, कौन सी प्रॉब्लम्स पे काम करना है, किन जर्नल्स को आपने किया। वो SCI हब करके एक है, बहुत सारे लोग आप जानते होंगे, उससे सारे पेपर डाउनलोड हो जाते हैं, जो पेड पेपर्स भी हैं वो सब डाउनलोड हो जाते हैं। तो अच्छे पेपर्स को डाउनलोड करके एक अच्छा लिटरेचर रिव्यू तैयार करें, जिसमें सब उस टॉपिक के बड़े पायनियर जर्नल्स तो हों। आपका अगर बेस मटेरियल अच्छा होगा तो उससे फिर जो निकलेगा वो भी अच्छी क्वालिटी का ही होगा। और ये बात मैंने पहले भी कही थी कि अच्छी PhD और खराब PhD में एक जैसी मेहनत होती है। बस अगर आपने लिटरेचर अच्छा यूज किया, बेस मटेरियल आपका अच्छा है, तो आपकी PhD अच्छी हो जाती है। नहीं तो काम तो खराब पेपर्स का एक्सटेंशन करने में भी उतना ही टाइम लगता है। तो ये ध्यान रखें कि बड़े और पॉपुलर जर्नल्स जिनके इम्पैक्ट फैक्टर अच्छे हैं, जो अच्छी जगहों से पब्लिश होते हैं, उसे आप फॉलो करें। चलिए ठीक है सुनील जी, कर दीजिए एंड। ओके सर, गुड इवनिंग सर। नमस्कार सर।